आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर अटल पेन्युली द्वारा लिखित कहानी गोस्ट टेम्पल, बाबला कोछड़ की आवाज में। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। पार्ट 1, कहानी गोस्ट टेम्पल। मैं और मेरी टीम आधी रात को पौराणिक मंदिरों के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि मेरा नाम है रुद्र और मेरी टीम के सदस्य हैं गौतम, लीला, रूपाली और देव। मैं और मेरी टीम एक अलग शोध पर जा रहे हैं। मैं इतिहास का छात्र हूं और हाल फिलहाल में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में संविदा पर तैनात एक कर्मचारी हूं। वो भी इस आशा में कि शायद कल नौकरी पक्की हो गई तो शायद कुछ अधिक जगह हाथ पैर मारने की जरूरत ना पड़े। अभी कुछ दिन पहले ही पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में एक विशेष प्रोजेक्ट आया जिसके अंतर्गत आसपास के पुराने मंदिरों का सर्वेक्षण करना है ताकि भविष्य के लिए इतिहास को पहले से ही संरक्षित करके रखा जा सके। ये प्रोजेक्ट हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिला तो हमारा भविष्य भी चमक जाएगा, इसलिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। हम विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी गौतम ने भूतों के अस्तित्व पर सवाल उठाया। गौतम, भूत प्रेतों के अस्तित्व पर तुम्हारी क्या राय है? देव, हां, मैं तो मानता हूं कि कई रहस्यमयी शक्तियां इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। गौतम, तुम क्या कहते हो रुद्र? रुद्र, मैं तो ये मानता हूं कि जरूर ही कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो होगी ही जो इस पृथ्वी को चला रही है। गौतम, तो तुम भी मानते हो कि कुछ तो है ही? लीला, शायद हो भी सकता है और नहीं भी। गौतम, अब मैं बताता हूं कि भूत असल में ऐसी चीजें होते हैं, भले ही विज्ञान अभी तक इस विषय पर कुछ खास न कर पाया हो, परंतु अब विज्ञान की ही एक शाखा पैरानॉर्मल है जिसमें चुंबकीय तरंगों और कंपनों को मापने वाला एक यंत्र है जो खाली जगह पर हल्की सी गतिविधि को भी माप लेता है। उस यंत्र का नाम है K2 मीटर और इंफ्रारेड कैमरे की सहायता से भी ऐसी हलचलों को अब देखा जा सकता है। रूपाली, पर मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती। ये कुछ नहीं है। अगर तुम में से किसी के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो मैं उस पर विश्वास करूंगी। वे सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रूपाली की बातें सुनकर वे सब अपने अपने कमरों में चले गए। आधी रात कहीं दूर से आते जंगली जानवरों के शोर को छोड़कर बाकी पूरा गांव नींद के आगोश में सो चुका था। छुटमलपुर रुड़की का एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी बहुत कम है। गांव की सड़कों से दौड़ता हुआ एक छोटा सा लड़का आ रहा था और उसके पीछे एक अघोरी बाबा दौड़ रहा था जो उसे कह रहा था, रुको, रुक जाओ, भागो मत। परंतु वो लड़का भागता ही जा रहा था और तभी वो एक बरगद के पेड़ पर जाकर टकराया और वो अघोरी वहां से गायब हो गया। तभी उस पेड़ से लड़के के हाथ पर एक गाढ़ा द्रव्य टपकता है जो हल्का गर्माहट युक्त होता है। उस लड़के ने गौर से उसे देखा। वो लाल रंग का द्रव्य किसी का गर्म खून था। उसने अपनी नजरें ऊपर की ओर उठाई और वो भौचक्का रह गया। वो अघोरी जो अभी कुछ पल पहले ही उसके पीछे चिल्लाता हुआ भागा आ रहा था, उसकी लाश पेड़ के तने पर उल्टी लटकी हुई थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। तभी अचानक उस लाश की आंखें खुली और वो लड़का चिल्लाने लगा, ओ गौतम, तू क्यों इस तरह चिल्लाकर मुझे डरा रहा है? रुद्र ने कहा, अरे यार, मैं क्या करूं? बचपन से यही सपना मुझे परेशान कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूं? ओहो, तू खुद तो चैन से सो जाता है पर मेरी नींद हमेशा टूट जाती है। अब बता, अब मैं कैसे सोऊंगा दोबारा? चलो, सॉरी, सो जाओ, सो जाओ। ये कहकर गौतम दोबारा से नींद के आगोश में चला गया।
रुद्र भी सोने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी आंखों से तो नींद सच में ही उड़ गई थी। वो बस अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही उसके भविष्य को तय करने वाला था, और भविष्य की उड़ानों में वो कब सो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह वे सभी दोस्त सुबह ऑफिस जाने को तैयार हुए तो जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे, देव को छींक आ गई। रुद्र ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, मनहूस कहीं का, दिखा देना अपनी मनहूसियत। रूपाली, ऐसा कुछ नहीं होता रुद्र, हमारा काम होकर ही रहेगा, वो प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा, तुम चिंता मत करो। रुद्र, अरे 2 मिनट रुकने में क्या जाता है। गौतम, हाँ ये भी सही बात है। रूपाली, तुम सब अंधविश्वासों पर यकीन क्यों करते हो यार? अरे छींक तो हमारे शरीर की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। गौतम, पर इसे अपशगुन ही माना जाता है। मान लो हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने से रह गया तो सबके सब देव को ही दोष देंगे। रुद्र, हां मैं भी वही कह रहा हूं, पर यह रूपाली ने आज तक हमारी कोई बात मानी है, पर इस बार इसे माननी ही होगी। लीला, अरे यार रूपाली की बात को समझो और इस तरह प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आपस में मत लड़ो। देव, इतने में तो 2 मिनट कब हुए पता ही नहीं चला, चलो यार अब चलो ना ऑफिस। रुद्र ने गौतम की तरफ गाड़ी की चाबी बढ़ाते हुए कहा, जाओ गौतम, पार्किंग से गाड़ी लेकर आओ। गौतम बिल्डिंग की पार्किंग से कार को लेकर आ जाता है और फिर वो सब गाड़ी में सवार होकर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि आज उस परिसर में काफी चहल पहल थी जो हमेशा ही खाली रहा करता था। वो परिसर आज लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सामने ही टेंट लगा हुआ था जिसमें बारी बारी से अलग अलग राज्यों से आए बहुत सारे इतिहासकारों की अलग अलग टीमें वहां पहुंच चुकी थी और वो सभी उस प्रोजेक्ट को लेकर वहां इकट्ठा हुए थे। तो पुरातात्विक विभाग ने सभी को मौका देते हुए बहुत सारी अलग अलग टीमें बनाई और उनको अपने अपने राज्यों के ऐसे मंदिरों का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व ज्ञात करना था जो किसी राजवंश से जुड़े हुए हों, अर्थात ऐतिहासिक रूप से उनका विशेष महत्व हो। यह खबर रुद्र और उसकी टीम के लिए खुशखबरी साबित हुई। वो जिस प्रोजेक्ट को करना चाहते थे अब उसे वो पूरा कर सकते थे। भारतीय पुरातात्विक विभाग ने रुद्र और उसकी टीम को उत्तराखंड में किसी ऐसे मंदिर को खोजने के लिए कहा। यह काम उन्हें काफी सरल लगा क्योंकि उत्तराखंड में तो लगभग सभी मंदिरों का कोई ना कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण है और लगभग सभी मंदिर किसी राजवंश से जुड़े हुए भी हैं और उनकी टीम का एक सदस्य गौतम पहले से ही उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला था, तो उनको इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। उन्होंने तुरंत ही इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में ले लिया और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण स्थल कोलकाता के राष्ट्रीय संस्थान से प्रोजेक्ट लेटर लेकर वहां से वापस अपनी बिल्डिंग की तरफ लौट आए। रूपाली और लीला अपने अपने कमरे में चली गईं और रुद्र, देव और गौतम सुबह हुई बहस पर बातें करने लगे। रुद्र ने अपने दोस्तों से कहा, देखा, अगर हम 2 मिनट पहले पहुंच जाते तो शायद हमें पुरातात्विक विभाग में अधिक इंतजार करना पड़ता। देव, हाँ ये भी सही हुआ जो तुमने बहस की, वो कहावत है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। गौतम, फिलहाल तो अब हमें उत्तराखंड जाने के लिए तैयारी करनी होगी और इसकी शुरुआत हम देहरादून के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से करेंगे। वहां जाकर हमें अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल देनी होगी, फिर वो चाहें तो अपनी टीम भेजें या नहीं, वो उनकी मर्जी। रुद्र, हाँ आज रात तो कम से कम चैन से सोने देना गौतम। यार तेरी दिक्कत क्या है जो तू आधी रात को इस तरह चीख पड़ता है? गौतम, यार मैं क्या करूं, बचपन से ही मैं भूतों से संबंधित कहानियां सुनता आया हूं क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूं और गांव में तो दिन भर चौपाल सजी रहती है, वहीं ऐसी दिलचस्प कहानियां मैं सुना करता था। देव, हमें भी सुनाया करो ना यार। गौतम, ठीक है भाई, आज रात को सुनाऊंगा। खैर ठीक है, चलो अब प्रोजेक्ट की थोड़ी सी तैयारी कर लो, नहीं तो वहां जाकर हम लोग खोजते ही रह जाएंगे। ये कहकर रुद्र चला गया। उसी रात को खाना खाने के बाद रुद्र और देव गौतम को गांव की कहानियां सुनाने को कहते हैं।
गौतम कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है। तब हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्रों में दूर दूर तक कोई चहल पहल नहीं थी। बस लोग कुछ खास दिनों पर ही गंगा नदी के किनारे नहाने जाते थे। यह घटना मेरे ही गांव की है। मेरे गांव का नाम है छुटमलपुर और वो रुड़की के पास का ही एक गांव है। हमारे गांव के बाहर गांव वालों के खेत हैं और उस तरफ कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और वो भूतिया है। देव, पर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? गौतम, अरे कहानी शुरू तो होने दो यार। एक बार मैं और मेरे साथी उस पेड़ की तरफ बचपन में गन्ने चुराने गए, क्योंकि उस तरफ बहुत कम लोग होते थे और गांव में बच्चों को गन्ने को चूसने की बहुत बुरी आदत होती है। इसलिए हम लोग बचपन में टुकड़ियों में बंटकर गन्ने चुरा कर लाते थे और फिर किसी भी पेड़ के तने पर बैठकर आराम से गन्ने खाते थे। सभी दोस्त उस पेड़ की तरफ जाने से बहुत डरते थे। इस बीच मेरे दोस्त की बुआ का एक लड़का हमारे गांव में गर्मियों की छुट्टियां मनाने आया था। वो भी हमारी तरह कम उम्र का था और वो भी हमारी मित्र मंडली में बहुत जल्दी घुल मिल गया और फिर हम लोग गांव भर में टुकड़ियों में बंटकर घूमते रहते थे। इसी तरह एक दिन शाम के समय जब हम घूम रहे थे, उस दिन पता नहीं क्या सूझा कि मेरे दोस्त के भाई को गन्ना खाने की इच्छा हुई, तो हम लोग फिर गांव से बाहर आ गए। सूर्यास्त होने में अभी कुछ समय बचा हुआ था, इसलिए मेरा दोस्त चुपचाप खेत से गन्ना तोड़कर लाया और फिर हम उसी बरगद के नीचे गन्ना खाने बैठ गए और वहीं बैठकर गन्ना छील कर खाने लगे। कुछ देर में सूर्यास्त हो गया और हम लोग पेड़ के नीचे से वापस आ ही रहे थे कि तभी मेरे दोस्त के भाई की आवाज में कुछ परिवर्तन सा आने लगा। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं और वो पेड़ पर चढ़कर नीचे कूद गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। और तभी वहां कहीं से एक काले कपड़ों को धारण किया हुआ एक बुजुर्ग आया और फिर उसने अपने झोले से राख निकाली और उस पेड़ के चारों तरफ एक लाइन खींची। तब जाकर उसका भाई कुछ हद तक सही हुआ। वो तो हमने घर में झूठ बोला कि इसका पैर चलते चलते फिसल गया था, जिससे गिरकर इसे चोट लग गई। हम उसे उसके घर लाए ही थे कि हमारे पीछे पीछे वो अघोरी वहां आ गया और उसने सब कुछ बता दिया और उस दिन हमारी बहुत पिटाई हुई। अघोरी ने बताया कि अगर वो वहां पर सही समय पर नहीं पहुंचता तो बहुत अनिष्ट हो जाता। शायद हम तीनों में से कोई भी जीवित नहीं बचता। तभी रूपाली वहां पहुंची और उसने कटाक्ष करते हुए कहा, क्या तुम भी अंधविश्वास फैला रहे हो? क्या है ये सब? ऐसा कभी हो सकता है क्या? गौतम, अरे पहले मेरी बात पूरी तो होने दो। आगे ये हुआ कि मेरे दोस्त का भाई अगले 3 दिनों तक बीमार रहा। पूरे 3 दिन उसके शरीर में दर्द रहा और यह घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। चौथे दिन की सुबह होते ही उस अघोरी की लाश उसी बरगद के पेड़ पर टंगी हुई मिली, जैसे किसी ने उसे बड़ी क्रूरता के साथ मारकर वहां लटकाया हो। उसका पूरा शरीर किसी चीज से बुरी तरह नोचा गया था और जब यह बात गांव में फैली तो उस बरगद के पेड़ के भूतिया होने की खबर चारों ओर फैल गई और मुझे आज तक यही सपना परेशान करता है। रूपाली, हाँ ये तो बहुत ही सिंपल है। किसी जानवर या आदमी ने उसको मार दिया होगा। इसमें हॉरर क्या हुआ? गौतम, मेरे सपनों और उस घटना के बीच क्या संबंध है? रूपाली, देखो, इंसानी दिमाग दिन भर में जो देखता है या जो यादें हमारे दिमाग में डेरा कर जाती हैं, वही सपनों के रूप में हमें दिखाई देती हैं। रुद्र, परंतु रूपाली, परालौकिक ताकतों के अस्तित्व को सिरे से नकार देना भी तो सही नहीं है। देखो, प्रकृति में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। देव, यार इन सब बातों में क्या रखा है? हमें तो अपने काम से मतलब है। रुद्र, हाँ तो फिर ऐसा करो, हम सबकी कल शाम की फ्लाइट का बंदोबस्त करो। हम सबको परसों किसी भी तरह देहरादून पहुंचना है। देव, ठीक है, मैं ऑनलाइन टिकट बुक करवा रहा हूं। देहरादून पहुंचकर वहां पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को हम सूचित करेंगे और फिर अपने प्रोजेक्ट पर चल पड़ेंगे। गौतम,
हाँ, उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं जो अलग अलग शैलियों में निर्मित हैं। उत्तराखंड हिमालय के सबसे नजदीक है और उत्तराखंड के दो खंड केदार खंड और मानस खंड हैं। इनका वर्णन पुराणों में भी मिलता है और हिमालय हमेशा से ही रहस्यमयी शक्तियों और ताकतों का केंद्र है और साथ ही उस जगह का महत्व उसके आसपास मौजूद स्थलों का भी महत्व है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वहीं मौजूद है और रामायण में वर्णित द्रोणगिरी और सभी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी हिमालय में ही और गंगोत्री और यमुनोत्री से भी पांडवों से जुड़ा इतिहास भी ज्ञात है। पाताल भुवनेश्वर भी एक रहस्यमयी गुफा है। कहा जाता है कि वहां एक ऐसी गुफा है जिसमें 33 कोटि देवताओं का निवास है। इसके अतिरिक्त वहीं एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक शिला के मिल जाने पर पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। और मानस खंड में भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं और ऐसे ही किसी एक रहस्य को हमें खोजना है। रुद्र, तो तुम ऐसा करो, इन जगहों की डिटेल तुम निकाल कर लाओ और फिर देहरादून जाकर आगे किस तरफ जाना है ये हम वहीं जाकर तय करेंगे। चलो भाई, अब रात बहुत हो चुकी है, सोने का टाइम भी हो गया है, इसलिए सब सो जाओ, परसों से पता नहीं क्या होगा, ऐसा गौतम ने कहा। रुद्र, अरे हाँ यार, अब सो भी जाओ, कल सुबह से उत्तराखंड के मंदिरों के विषय में खोज शुरू करेंगे, ठीक है? सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। गौतम को छोड़कर बाकी सब लोग सो गए, परंतु गौतम ने अपने बैग से उत्तराखंड के मंदिरों के विषय में लिखी एक पुरानी सी दिखने वाली किताब को निकाला और वो